हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर की जो हेडिंग है, जो कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आवेश घनत्व क्या होता है, उसके प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश, जो सतत आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था उसके बारे में। तो आज की हेडिंग है सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो ये हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कुलाम के नियम से किस तरह से हम सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो भी हमारा बंद सरफेस होती है, जो हमने मानी थी, एक बॉल मानी थी, या कोई भी हो सकती है बंद सरफेस, एक घनाभ हो सकता है, एक घन हो सकता है। ठीक है, तो उसके हमने टुकड़े कर लिए थे, उन छोटे छोटे अल्प टुकड़े किए थे जिनको हम अल्पांश कहते हैं। वो अल्पांश इतने छोटे होते हैं कि उनको जब हम देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं। अगर असमतलीय सतह होती है और यदि एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो हम उसके टुकड़े करते हैं, और वो कैसे दिखाई देते हैं, एकदम समतल दिखाई देते हैं। तथा उनके उनके कारण, उनके ऊपर जो आवेश वितरण होता है वो सतत होने के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा दिखाई देगा, समान दिखाई देगा, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो उसके ऊपर वितरण भी हमें कैसे दिखाई देता है, सतत दिखाई देता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी कैसा दिखाई देगा, समान दिखाई देगा। अब हम जानते हैं कि जब भी किसी भी समतल के लिए विद्युत क्षेत्र निकालना हो या विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी अल्पांश होगा उसको हम क्या मान सकते हैं, एक छोटा सा बिंदु मान सकते हैं। जो भी हमारी जो वस्तु है, जो हमारा बंद पृष्ठ है, उसके ऊपर जो बहुत सारे टुकड़े किए हमने, इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, इस तरह से ये अल्पांश ले लिया। तो ये जो अल्पांश है, ये है तो छोटा सा टुकड़ा है, इसका अवयव है इसका। तो इस अल्पांश को अपन छोटा सा क्या मान सकते हैं, बिंदु की तरह इसको हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, और बिंदु जिस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश होता है उसको बोलते हैं अपन अल्पांश आवेश, या बिंदु आवेश भी उसको आप बोल सकते हो। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पे हम निकाल सकते हैं। तो कुलाम के नियम से अगर देखें तो हमको पता है क्या होता है। देखिए, अल्पांश का जो जो अल्पांश है या बिंदु आवेश है, जो इसको बिंदु मान रहे हैं ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अल्पांश जो हमारा विद्युत क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, डीई इक्वस टू कुलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये होगी इसकी दिशा। ये होगा कुलाम के नियम से। ठीक है, अब देखिए यहां पे डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तक इसमें डी क्यू की वैल्यू पता नहीं लगेगी तो हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी क्यू की वैल्यू आपको पता है घनत्व के पदों में क्या होती है। कल मैंने आपको जो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर आपको बताया था कि डी क्यू की वैल्यू घनत्व के पदों में कैसे निकालते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी वस्तु कैसी है, कौन सी विमा की वस्तु है, एक विमीय है कि द्विविमीय है कि त्रिविमीय है। यदि वस्तु कैसी है, एक विमीय है। यदि वस्तु कैसी है, 1D है। ठीक है, तो ये वस्तु की आकृति अगर 1D है, आकृति आकार उसका 1D है, तो हम क्या करते हैं, डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी क्यू का लैम्बडा डीएल। ठीक है, और यदि हमारी जो वस्तु कैसी है, 2D है, तो इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो डी क्यू का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सिग्मा डी एस। क्योंकि 2D में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 1D वस्तु में क्या होती है, लंबाई लेते हैं, लंबाई का अल्पांश लेते हैं। इसमें किसका अल्पांश लेंगे, क्षेत्रफल का अल्पांश। तो हमारा जो अल्पांश आवेश आएगा वो क्या आएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस। यदि हमारी वस्तु कैसी है, 3D है, वस्तु कैसी है, 3D है, त्रिविम है। त्रिविम आकृतियों के एग्जाम्पल क्या होते हैं, त्रिविम आकृतियां होती है जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया। जैसे हमारा ये छोटा सा घन है, क्यूब है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, क्यूब बोलते हैं। तो ये कैसी आकृति है, 3D आकृति है। तो इसका जो हमारा आवेश अल्पांश की वैल्यू आएगी, कैसे निकालेंगे, इसका हम आयतन लेंगे। तो अल्पांश आयतन लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा, अल्पांश आयतन को अपन बताते हैं रो के साइन से, ये रो डीवी से, रो डीवी से, इस तरह से हम इसको बताते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से डी की वैल्यू पुट करेंगे, जैसी आकृति है। तो अपन को देखना क्या है, अब हमारी हेडिंग क्या है, हेडिंग है कि रेखीय कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र में निकालना है। अब आपको पता लग गया कि आवेश वितरण कैसा है, रेखीय है। इसका मतलब हमारी वस्तु कैसी है, 1D है। तो डी क्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, फॉर्म इक्वेशन नंबर को अगर मैं 1 दे देता हूँ तो इसके अंदर डी क्यू की वैल्यू हमें क्या पुट करेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा डी एल। देखिए जो हमारा आवेश वितरण कैसा है, देखिए ये कोई एल लंबाई का कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसकी लंबाई है, ठीक है, और इसका हमने छोटा सा, ये इसकी टोटल लंबाई मान लीजिए एल है, ठीक है, और इसका हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, इसका हमने अल्पांश ले लिया, लंबाई का अल्पांश क्या होता है, डीएल होता है। क्या होता है, डीएल। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, डीएल, लंबाई, सॉरी लंबाई कितनी है, डीएल। अब इस डीएल के कारण इसके ऊपर आवेश वितरित हो जाएगा, ठीक है, कौन सा आवेश वितरित हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा इसके ऊपर, छोटा सा। तो इसके ऊपर कौन सा आवेश होगा, डी क्यू आवेश। कितना आवेश होगा, आवेश का अल्पांश होगा, उस पर भी थोड़ा सा आवेश होगा इतने से टुकड़े पे, ठीक है, पूरी पे तो है ही टोटल आवेश क्यू, पूरी लंबाई कितनी है इसकी, एल, ठीक है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र है वो है ई। लेकिन हमने इसका छोटा सा टुकड़ा लिया है, क्योंकि ये पूरी वस्तु है, इसका छोटा सा टुकड़ा अल्पांश लिया है, तो उस अल्पांश की जो लंबाई है वो डीएल है, क्योंकि लंबाई के अनुदिश हमने लिया है ये, और इसके ऊपर जो आवेश है वो डी क्यू है। तो हम किसी बिंदु पर यदि हमें, अब हम क्या लेते हैं, इससे थोड़ी दूरी पर, यानी आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, ये जो आर दूरी होती है फॉर्मूले में वो ये होती है। तो इससे हमने आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, ये अभिष्ट बिंदु है जिसके ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण के कारण डी क्यू अल्पांश। अब चूंकि रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या है, डी क्यू अल्पांश, तो अब देख डी क्यू अल्पांश क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा डीएल, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा भाई, डीई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी लैम्बडा डॉट डीएल, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, हमारा जो डीएल है वो जीरो की ओर अग्रसित है, ठीक है, सीमांत अवस्था है इसकी, क्या है, सीमांत अवस्था है, ठीक है। तो सीमा, और हमारा जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें इस बिंदु पर, क्या निकालना है, परिणामी, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलता है ना इस पे, तो परिणामी, ये ऋणा है ये मी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र में निकालना है, यानी ई निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा भाई, जब एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए डीई है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीई है। तो ऐसे ही जो उसके और बाकी जितने भी अल्पांश होंगे, सारे जितने सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो टोटल आएगी ना, तो टोटल आएगी, हमारे पास डीएल जो है वो जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन, क्या होता है, समाकलन। तो दोनों साइड समाकलन करेंगे, तो हम इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अल्पांशों के जितने भी विद्युत क्षेत्र आए हैं सबको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कूलाम के नियम में क्या होता था, पहले बिंदु आवेश जो थे हमारे बहुत सारे, यानी बहु आवेशों के लिए जब निकालते थे तो हम क्या करते थे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते थे। तो यहाँ पे अध्यारोपण नहीं आएगा, क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, जितने भी विद्युत क्षेत्र आए हैं, अब यहाँ पे तो अल्पांशों के कारण आए हैं, वहां पे क्या होता था, आवेश के कारण आते थे, आवेश Q1 Q2 Q3 के कारण जो हमारे विद्युत क्षेत्र E1 E2 E3 उन सबको अपन टोटल करते थे, सदिश योग करते थे अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अब यहाँ पे कितने कितने सारे आवेश हो गए, 10 की पावर, मान लो अगर मैं 1 नैनो कुलाम आवेश मान रहा हूँ उस पर, तो उसका मतलब हो गया 10 की पावर 10 बिंदु उसमें मैं खींच दूं, बिंदु उसमें बना दूं, तो उतने आवेश हैं। तो इतने सारे आवेश के आप टोटल कैसे निकालोगे, 10 की पावर 10 सदिश बनेंगे, तो उनका आप जोड़ोगे, सदिश योग जटिल हो जाएगा। तो इसलिए हम समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया समाकलन क्यों लग रहा है, इसका रीजन ये है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। तो आप इसका जब समाकलन करोगे, डीई का समाकलन, ठीक है, इक्वस टू समाकलन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। समाकलन का स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप में क्या सोचते हैं हम, जितने भी हमारे
क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, समाकलन से बाहर आ जाएंगे। तो डी का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा परिणाम ही आ गया, परिणाम ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो भी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ गया। इसके अलावा हमारा जो लैम्बडा है ये भी नियत ही रहता है, क्योंकि ये क्या है, घनत्व है। ये तो एक बार निकल जाता है उसके बाद नियत रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। तो ये हमारा लैम्बडा नियत हो गया, कल मैंने बताया था ये नियत होता है। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा है वो बचा है dl/r² डॉट आर कैप। तो ये हो गया हमारा, यहाँ लिख सकते हो आप, चूंकि लैम्बडा एक नियत राशि है। ठीक है, लैम्बडा जब एक नियत राशि है, ठीक है, एक समान रहता है ये, तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया हमारा, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस तरह से अपन ने निकाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वितरण के। तो दूसरा वितरण कौन सा है हमारा, पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए निकालेंगे। तो दूसरी हेडिंग है पृष्ठीय, यदि हमारा वितरण कैसा हो, पृष्ठ के अनुदिश हो, यानी वस्तु, इसका मतलब कौन सी है, 2D है, तो 2D में हमेशा क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश का वितरण होता है। तो यदि पृष्ठीय आवेश वितरण हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता अपन को निकालनी है। विद्युत क्षेत्र और तीव्रता एक ही बात होती है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको एक पृष्ठ बनाना है। इस तरह से छोटा सा एक पृष्ठ बनाइए, ये हमने पृष्ठ बना लिया, बिल्कुल सतह, बिल्कुल इसकी परफेक्ट सतह बना दी। ये देखिए पृष्ठ बना दिया। अब इस जो कि ये पृष्ठ है, अब इसके अल्पांश बना दो। अल्पांश मतलब इसके टुकड़े कर दो, इतने छोटे छोटे बारीक इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे, एन टुकड़े हो जाएंगे, एन यानी बहुत सारे, अपन को नहीं पता कितने, एन। तो इतने कर दिए अपन ने टुकड़े इसके। इसका एक छोटा सा अल्पांश मैंने ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। क्या ये, इस अल्पांश का क्या ले लिया मैंने, अल्पांश। देखिए नाम को देखिए, अल्पांश क्षेत्रफल है। क्या है ये, नाम अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल, याद है, इसको क्या बोलते हैं, ds। किससे व्यक्त करेंगे इसे अपन, ds से, ds फैक्टर से बोल सकते हो आप, ds बोल सकते हो, ds अल्पांश क्षेत्रफल। अब इस अल्पांश क्षेत्रफल पे ये छोटा सा क्षेत्रफल, बिल्कुल छोटा सा, इसके ऊपर जो आवेश होगा, इसके ऊपर जो आवेश होगा वो हो जाएगा dq। क्या हो जाएगा, dq। इसको बोलते हैं अपन अल्पांश आवेश या आवेश का अल्पांश, आवेश का अल्पांश, आवेश अल्पांश। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो dq, अब चूंकि पृष्ठीय आवेश वितरण है तो यहाँ पे जो है आवेश घनत्व कौन सा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको अपन किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। तो इस dq की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। सिग्मा को जो है आपको बोलना है सिग्मा डॉट ds। यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, यानी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश। तो यहाँ से dq की वैल्यू निकल के आ गई, dq इधर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा dq आ गया। अब आपको पता लग रहा होगा कि मुझे किस इक्वेशन में इसको रखना है। अभी थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन हमने बनाई थी, DE मतलब हमारा विद्युत क्षेत्र, अल्पांश विद्युत क्षेत्रफल निकालने के लिए, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा अल्पांश है, और मान ली यहाँ पे मैं अपना विशिष्ट बिंदु ले रहा हूँ, ये मेरा बिंदु है P। अब इस बिंदु P पर मुझे इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अगर मुझे मिल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास में जो इसके कारण, जो इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, वो होगा DE। क्या होगा, DE। तो ऐसे ही बहुत सारे अल्पांश होंगे, उनके कारण भी इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र आएगा। तो मान लीजिए ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो उन सब बहुत सारे जो आएंगे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, उन सबका टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, E होगा। उनका सबका टोटल जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE, यानी इंटीग्रेशन ऑफ DE जो हम अभी निकालने वाले हैं। तो DE की जो वैल्यू है वो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1/, कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डॉट dq/r² डॉट आर कैप। और ये r दूरी पर स्थित है, बिंदु क्या दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने
अब डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको, अगर आपको पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए अगर आपको निकालना है तो डी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा डी एस के पदों में। यदि रेखीय के लिए निकालना है तो लैम्बडा डॉट डी एल के पदों में आती। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ ई इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ठीक है, इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा डॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अब आपको पता है जो भी कांस्टेंट होंगे जब बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट देखो एस लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, एस यानी जो हमारा सरफेस होता है ना, सरफेस, उसके अनुदिश समाकलन, सरफेस समाकलन बोलते हैं इसे, सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, और सिग्मा भी हमारा जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो अपॉन डी एस, ये मल्टीप्लाई में इसके, ठीक है, तो ये हो गया डी एस अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये हो गया। तो ये हमारा आ गया, हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया, मतलब इस बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ गया हमारा, जो कि इस फॉर्मूले से होगा ई इक्वस टू 1/सिग्मा/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आर स्क्वायर डॉट आर कैप। इस इक्वेशन से हम इसको परिणामी विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एस लगाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे मैं एस लिख सकता हूँ, एस, ये जो एस है, एस का मतलब होता है पृष्ठीय समाकलन। क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन। और यदि एल लिखूं तो इसको बोलते हैं रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, ठीक है। रेखीय समाकलन कहाँ होता है, जब वस्तु 1D होती है, और पृष्ठ का समाकलन कब होता है, जब वस्तु कैसी होती है, 2D होती है। और यदि मैं, और ऐसे ही मैं वॉल्यूम के लिए भी लिख दूंगा, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए भी हो जाएगा आयतन समाकलन, ठीक है, 3D में। इस तरह से जो है v लिख दूंगा, मतलब इसके आगे v हो जाएगा, इसमें समाकलन आगे l लग जाएगा, इसमें s लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब हमारे पास में जो तीसरा है पॉइंट, यदि हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो किसके कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, तो क्या करेंगे। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम उसके लिए भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसा हमने पहले किया था। देखिए ये हमारे पास में एक 3D वस्तु का आयतन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है उसके पास में, उसके अंदर, मतलब जैसे कोई बॉक्स होता है तो बॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम हो गया, बाहर वो कितना, बाहर स्पेस में वो कितना जगह जो घेर रही होती है ना, उसको उस वस्तु का वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। तब किसी भी स्पेस में अगर कोई बॉल हो गई, कोई घनाभ हो गया, या कोई क्यूब हो गई, वो कितनी जगह घेर रही है, तो वो उसके वॉल्यूम को बता रही है कि भाई इसका वॉल्यूम अगर किसी का कम है, अगर किसी वस्तु का वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु कैसी है, स्पेस में कम जगह घेर रही है, इसका मतलब वो छोटी है, आकार में कैसी है, छोटी है। यानी भारी होने से इसमें कोई मतलब नहीं होता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु जो है कितनी जगह घेर रही है, ठीक है। तो अब देखिए आयतन हमने लिया किसी वस्तु का, किसी वस्तु, कोई वस्तु ली, ठीक है, तो उसका हमने आयतन का छोटा सा अल्पांश ले लिया, ठीक है, ये हो गया उसका अल्पांश। अल्पांश को मैं, आयतन अल्पांश को मैं v से दर्शाऊंगा। क्या चीज होती है ये, आयतन, आयतन अल्पांश, क्या होता है ये, आयतन अल्पांश, ठीक है। अब ये जो आयतन अल्पांश मैंने लिया है, इसके अंदर, इस छोटे से अल्पांश आयतन के अंदर, मतलब छोटे से आयतन में कितना आवेश है, तो अल्पांश आवेश है इसके अंदर, कौन सा आवेश है, अल्पांश, इसको बोलते हैं डी क्यू। डी क्यू को आप जानते हो, अल्पांश आवेश होता है ये, ठीक है, ये हमारा अल्पांश हो गया, अल्पांश आवेश हो गया। अब डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे, अब इसका जो घनत्व होगा, पूरे का घनत्व होगा एक तो, और एक छोटा सा घनत्व होगा इसका, तो अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी डी क्यू इक्वस टू रो डी वी, ठीक है,
रो dv, कल मैंने इक्वेशन बताई थी, वहां से अपन ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, रो हमारा क्या हो गया, घनत्व हो गया, आयतन घनत्व हो गया। ठीक है, किसी कारण आयतन आवेश वितरण के कारण ये आया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में इस, अब कोई बिंदु अपन लेते हैं P, इस पे हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस आयतन अल्पांश के कारण ये दूरी कितनी दूरी पे है, इस आयतन अल्पांश से मान लीजिए r दूरी पर है, r मीटर की दूरी पर है। तो ये r मीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो उसकी दूरी है वो कितनी है, r मीटर की दूरी पर है। तो इसके कारण इस बिंदु पर, अभिष्ट बिंदु पर जो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो सबसे पहले तो अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो डीई है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, डीई की फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट आर कैप। ये हमारा बेसिक वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए डीई निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी क्यू की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, कितनी आएगी, रो डीवी बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अब आपको इस पे परिणामी अगर निकालना है, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र यदि हमें निकालना है तो हमें इसका, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोनों सारी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इक्वस टू आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर कर दिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे रो है वो नियत रहेगा, तो रो बाहर, रो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको रो ऐसे लिखते हैं, ये रो है, ठीक है, रो बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं ठीक है, ये समझ लेना आप। और ये हो गया हमारा dv बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। इसको मैं वापस लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, ई इक्वस टू रो आ गया हमारा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन dv बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया समाकलन विधि से। क्यों आया समाकलन, क्यों लगा, क्योंकि हमारा जो dv है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये सीमांत अवस्था में है। तो यहाँ पे हम जो है टोटल को हमारा जो सम होता है उस पूरे सम को हम समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं समाकलन के अंदर। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास में अब तक कितने फॉर्मूला हैं, अलग अलग वितरण के कारण, रेखीय वितरण के कारण जो आया था, रेखीय वितरण के कारण। तो हम एक बार सारे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आवेश घनत्व की फॉर्मूला है, ठीक है। तो यदि आवेश घनत्व हमारा क्या था, सिग्मा था, तो वो था डी क्यू बाई डी एल। ऐसे यदि हमारा डी क्यू बाई डी, सॉरी लैम्बडा के लिए ये लैम्बडा इक्वस टू डी क्यू बाई डी एल। ऐसे सिग्मा था तो क्या था फॉर्मूला, सिग्मा के लिए था डी क्यू बाई डी एस। ऐसे ही हमारा जो आयतन घनत्व होता है वो क्या होता है, रो इक्वस टू डी क्यू बाई डी वी, ठीक है। अब इसके लिए विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अपने निकाला था, वो था 1 अपॉन, या आप बोल सकते हो लैम्बडा बाहर आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया समाकलन, ये हो जाएगा हमारा dl, ठीक है, ये स्मॉल के अंदर है, dl बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ऐसे ही हमारा जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र आएगा, अगर वितरण होता है पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए कितना था विद्युत क्षेत्र, वो आप निकाल सकते हो। यहाँ से सिग्मा बाहर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया समाकलन ऑफ ds अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। और तीसरा था हमारा ई इक्वस टू, वो था, यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं, ई इक्वस टू था, ये निकाल लिया हमने रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी, और उसमें आता था dv अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो इनको आपको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और कैसे निकल गए ये भी आपको पते होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने अभी तक विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा के बारे में भी समझना जरूरी है। अब देखिए, जो हमारे अवयवी आवेश dq जो होते हैं उनके कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र आता है de, dq के कारण जो हमारा अल्पांश आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा आता है, de, अल्पांश विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इनकी जो दिशा होती है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये चूंकि 3D होता है, देखो 3D में सारी चीजें होती है,
क्योंकि वस्तु जो होती है हमारी, वो जैसे छड़ भी अगर लेंगे तो वो भी 3D में है, ठीक है, उसकी भी मोटाई होती है उसकी भी, लेकिन हम उसकी लंबाई लेते हैं, ठीक है, उसको 1D मान लेते हैं। और हमारी कोई दूसरी वस्तु हो गई जिसका हम क्षेत्रफल सतह लेते हैं। लेकिन अगर 3D में होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो अलग अलग दिशाओं में होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं। जैसे मान लो E1, मान लीजिए E1 जो होता है वो आई कैप दिशा में जा रहा है, कोई किसी दूसरे अल्पांश का जो विद्युत क्षेत्र है वो जो है वाई दिशा में जा रहा है, उसको बोलते हैं जे कैप में जा रहा है। इस तरह से माइनस में जा रहा है, माइनस जे कैप हो रही है। तो अलग अलग दिशाओं में इनकी दिशाएं होती है। तो इनको अपन ने क्या किया, जो घटक होते हैं ना इनके, कार्टेशियन जो घटक होते हैं, तो उसमें हम लेते हैं इनको। तो इनकी जो दिशाएं होती है क्रम से हमको दर्शाते हैं ई एक्स, ई वाई और ई जेड। मतलब जो एक्स दिशा में जाने वाला, एक्स दिशा में जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र जा रहा है तो उसको बोलेंगे ई एक्स। वाई दिशा में जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है उसको बोलेंगे ई वाई। और जेड दिशा में जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है उसको बोलेंगे ई जेड। तो यानी कि जब भी हमको निकालना होगा ई एक्स तो हम क्या बोलेंगे, समाकलन ऑफ डी ई एक्स। जितने भी एक्स दिशा में जाने वाले विद्युत क्षेत्र हैं उनका हमको इसके सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई एक्स की वैल्यू। ऐसे हम यदि हम ई वाई निकालना है, मतलब ई वाई विद्युत क्षेत्र वो है जो वाई दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होता है ना कि भाई हमारे पास में ये होता है कोऑर्डिनेट की स्थिति अपन ऐसे देखते हैं, किसी भी पॉइंट की स्थिति एक्स, वाई और जेड, ठीक है। यदि कोई हमारा विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E1 है, वो एक्स दिशा में जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे हैं, E1 है या E5 हो गया, एक बार E6 डी E6 हो गया, तो ये 3 जा रहे हैं अलग दिशा में। और यहाँ पे हमारा जा रहा है दिशा में मान लीजिए E2 प्लस, इसमें कौन सा नहीं आया वो, E4, ये जा रहे हैं अलग दिशा में। तो इनका अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जितने भी एक्स में जा रहे हैं उनको अलग जोड़ लीजिए, वाई में वालों को अलग कर लीजिए, जेड वालों को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो डी ई वाई, ऐसे ही डी ई जेड, तो डी ई समाकलन ऑफ डी ई, जितने भी अल्पांश विद्युत क्षेत्र जो जेड दिशा में जा रहे हैं उनका समाकलन करेंगे तो वो आएगा ई जेड दिशा वाले, ऐसे ई वाई वाले आ जाएंगे, ऐसे ई एक्स वाले आ जाएंगे। ये छोटा सा आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप डाल सकते हो उसको, जो मैंने अभी बताया ई एक्स, ई वाई, ई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। जितने भी एक्स दिशा में जा रहे हैं उनको ई एक्स बोल के उनका समाकलन कर दिया, वाई दिशा वालों को अलग कर दिया, सबको अलग कर दिया, तो अलग अलग दिशाओं वाले अलग अलग दिशा में निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कई स्थितियां ऐसी भी होती है जहाँ पे जो है हमारा सममितता होती है। वहाँ पे सममितता मतलब सतत वितरण होता है, समतलीय सतह होती है, तो विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। कैसा होता है, एक समान, हर अल्पांश का विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी कई स्थितियाँ ऐसी होती है, सममितता के कारण क्या होता है, हमारा जो समाकलन होता है वो जीरो हो जाता है। समाकलन कैसे होता है, जीरो वैल्यू देता है। मतलब ये कि वो जितने भी हमारे परिणामी निकलेंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर आती है, समान वैल्यू आती है, कोई फर्क नहीं आता उनके अंदर, ठीक है। तो ये सब सममितता के कारण होता है ऐसा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं गॉस का नियम, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस का नियम पढ़ रहे हैं हम, और वो हम स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है गॉस का नियम स्टार्ट होने जा रहा है। तो हेडिंग डालिए गॉस का नियम। गाउस का नियम। तो गाउस का जो नियम होता है वो हम समझते हैं कि ये नियम क्या होता है। देखिए, गाउस के नियम के अनुसार जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है ना, उसकी डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं उसकी जो विद्युतशीलता होती है व्युत्क्रम में उसके गुणनफल के समान होता है। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमें समझते हैं कि हमारे जो गाउसियन, जो हमारे साइंटिस्ट थे, गाउस जो थे, उन्होंने क्या किया कि एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की परिकल्पना की। क्या की, काल्पनिक बंद पृष्ठ की परिकल्पना की। और वो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है वो कुछ भी हो सकता है,
कैसा भी बंद पृष्ठ, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मतलब ऐसा पृष्ठ जो स्पेस को दो भागों में बांटता हो, ठीक है। और जो हमारा आसपास का जो बाह्य क्षेत्र होता है, बाह्य जो हमारा स्पेस होता है, और उसके अंदर आंतरिक जगह होती है, जो खाली जगह होती है, जो कि बंद पृष्ठ होता है ना वो, तो उसके अंदर तो बाह्य जो पृष्ठ, बाह्य जो स्पेस होता है वो आंतरिक पृष्ठ के कांटेक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में उसका क्या आ जाता है, पृष्ठ आ जाता है। क्या आ जाता है? पृष्ठ आ जाता है, बंद पृष्ठ उसके बीच में आ जाता है। इसलिए उसके अंदर का जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, और जो हमारी बाहरी जगह होती है, बाहरी जगह होती है, वो उसके कांटेक्ट में नहीं आती है। तो ये काल्पनिक, इस तरह के काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ की जो है परिकल्पना की किसने? गॉस ने। और इस पृष्ठ को उसने हम बोलते हैं, जो ये जो पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ जो होता है, इसको हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं? गाउसियन पृष्ठ। इसको हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा गाउसियन पृष्ठ होता है वो भाई बेलनाकार भी हो सकता है। ये बेलनाकार भी आप सोच सकते हो। आप इस पृष्ठ को जो है घनाभ के रूप में भी सोच सकते हो, घन के रूप में भी सोच सकते हो। यानी जो हमारा गाउस का जो नियम होता है वो उसकी आकृति पे, उस जो हमारा पृष्ठ है उसकी आकृति पे, उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप किसी भी तरह के क्षेत्र के बारे में सोच सकते हो, इससे नियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस आपको सोचना है, वो कैसा सोचना है, बंद पृष्ठ सोचना है। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, काल्पनिक पृष्ठ। ये होता है हमारा गाउसियन पृष्ठ। अब देखिए, जो कि मैंने बताया कि हमारा जो ये पृष्ठ है वो कैसा है, एक तरह से बंद पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर पूरा का पूरा बंद है, ये अंदर से बाहर से, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसे निकालेंगे हम? इससे जो हमारा संबद्ध फ्लक्स होगा, फ्लक्स फ्लक्स निकालना है हमें इससे संबद्ध। तो इसके लिए उन्होंने बताया जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर टोटल जो आवेश है, कुल जो आवेश है, मान लीजिए कुल आवेश है, उसको मैं दर्शा रहा हूं सिग्मा, टोटल आवेश, जितने भी आवेश सबका टोटल बीजगणितीय योग से, अपॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यानी हमारा जो फ्लक्स की जो उसकी फॉर्मूला होता है उन्होंने दिया कि हम फ्लक्स इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी टोटल फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। मतलब हमारा जो आवेश है वो किस माध्यम में उपस्थित है। यानी जो हमारा जो इनके अनुसार जो हमारा फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति पर, आवेश की मात्रा पर, और जिस माध्यम में वो उपस्थित है। अगर परावैद्युत माध्यम है तो परावैद्युत माध्यम में अलग फ्लक्स होगा, और यदि वो निर्वात में है, जैसे कि यहाँ पे निर्वात लिया है हमने, तो उसके तो यानी माध्यम की प्रकृति पर भी वो डिपेंड, यानी माध्यम पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा जो गाउस का नियम है वो किसी और भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि यदि आप बोलोगे गाउस का नियम क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या पृष्ठ के, बिल्कुल नहीं करता। यदि कोई बोले कि गाउस का जो नियम है वो किसी आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता जी। उसकी अवस्था पर निर्भर करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। चाहे आप आवेश को भगाओ, चाहे आप उसको स्थिर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुलाम का जो नियम था, हमारा जो कुलाम का नियम था, वो इस चीज पे निर्भर करता है। वो स्थिर, जो हमारे स्थिर आवेश होते हैं ना, उनके लिए था वो नियम। लेकिन गाउसियन नियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अवस्था क्या है क्या नहीं है, वो हमें नहीं सोचनी उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि वो गाउस का नियम उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, वितरण के ऊपर भी कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेखीय है कि क्या है क्या नहीं है, उस पर भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि गाउस का जो नियम है वो हमारा आवेश किस प्रकृति का है, प्लस का है या माइनस का है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ठीक है। इसके अलावा उसकी मात्रा कितनी कुलाम है, ठीक है, उसके ऊपर करेगा। इसके अलावा जो है हमारी जो माध्यम में, किस माध्यम में वो उपस्थित है, बस इन दो तीन चीजों के ऊपर करेगा वो। इसके अलावा किसी पे भी जो हमारा फ्लक्स होगा इन पे ही डिपेंड करेगा। तो गाउस ने बताया ये गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। इसने ये बताया कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो टोटल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता होती है निर्वात की,
के ऊपर जो है ये उसके गुणनफल होता है, उसका ये क्या होता है, गुणनफल होता है। गुणनफल ही तो है ये, यानी हमारा जो टोटल आवेश मान लो क्यू है, तो यहाँ पे हम सिग्मा क्यू ले रहे हैं टोटल आवेश, तो यानी टोटल सबका जोड़, बीजगणितीय जोड़ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसके मल्टीप्लाई हो गया ना, 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्यू, तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। किसके अनुसार है ये, गाउस के नियम के अनुसार, गाउस ने बताया था ये, ठीक है। यानी कि हमारे पास में फ्लक्स के इसका मतलब दो फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो हमने जो पता किया था फाई इक्वल्स टू, हम ये भी लिख सकते थे ना, सरफेस का इंटीग्रस बंद पृष्ठ के लिए समाकलन होता है वो हमेशा इस तरह से दिखाया जाता है चिन्ह को, और ई डॉट डीएस, ठीक है। डीएस क्या था हमारा, वेक्टर सदिश था, स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, और ई हमारा विद्युत क्षेत्र है ही, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है। इसकी जो विमा होती है, सॉरी, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वीएम, वोल्ट मीटर। क्या होती है, वोल्ट मीटर, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो बराबर हो जाएगा, अभी नया फॉर्मूला है इसका जो कि गाउस ने बताया यहाँ पे, वो है टोटल आवेश, टोटल बीजगणितीय योग आवेशों का, क्योंकि आवेश भी हमारी कैसी होती है, अदिश राशि होती है, तो ये भी बीजगणितीय नियम का पालन करती है, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई हमारी निर्वात की विद्युतशीलता, जिसके ऊपर हमने एक लेक्चर, आधा लेक्चर पूरा इसको समझने के लिए दिया था, विद्युतशीलता क्या होती है, ठीक है। और इस तरह से जो है हमने, और इस तरह से परावैद्युतांक माध्यम होंगे तो उसके लिए अलग अलग तरह से विद्युतशीलता, परावैद्युतांक पता होने चाहिए। वायु की परावैद्युतांक एक होता है, निर्वात का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सबका परावैद्युतांक अप्रोक्सीमेट एक या एक से ज्यादा होता है, तो वायु निर्वात को हम एक ही मान लेते हैं लगभग, क्योंकि इनका जो परावैद्युतांक होता है वो लगभग बराबर सा ही होता है, 0.0005 का डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गाउस का नियम, ठीक है। अब अपन एक इसमें इस वाले जो फॉर्मूला है हमारा, फाइव इक्वल्स टू टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका अपन एक केस लेके देखते हैं, ठीक है। केस लेते हैं, केस यानी परिस्थिति, जैसे अपन ने फ्लक्स के लिए लिया था ना, फ्लक्स के लिए पहले वाले जो हमारा फॉर्मूला था, जो था ये लिखा हुआ है, समाकलन ऑफ, ये परिणामी पूरा टोटल फ्लक्स निकालने का, निर्गत फ्लक्स निकालने का, ये जो इसके लिए अपन ने केस लिए थे भाई, उसमें हमने ई और जो डी एस फैक्टर थे उनको अलग अलग एंगल्स पे चेक किया था कि थीटा अगर 0 है तो क्या होगा, थीटा अगर 90 है तो क्या होगा, थीटा 180 है तो क्या होगा। तो थीटा 0 कब था आपको पता, उस वाले आप लेक्चर में देख सकते हो, सारे वीडियो मैंने बता रखे हैं आपको सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए हम केस ले रहे हैं, यदि हमारा परिबद्ध आवेश जो है, परिबद्ध आवेश जो होता है वो यदि 0 हो जाए तो क्या होगा, यदि इसको मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, तो 0 करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का मतलब क्या हुआ, देखिए आवेश 0 कब होगा, टोटल आवेश, कुल आवेश यदि 0 हो रहा है, कुल आवेश यदि 0 हो रहा है, यानी सिग्मा जो हमारा क्यू है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा पृष्ठ है उसके ऊपर धनात्मक आवेशों की संख्या बराबर है ऋणात्मक आवेशों की संख्या के, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है, संख्या नहीं, मतलब इनके जो कुलाम में जो मान होते हैं, परिमाण होते हैं इनके, कैसे हैं, बराबर है, लेकिन चिन्ह विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब एक दूसरे की विपरीत प्रवृत्ति के, प्रकृति के होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, इसलिए कुल आवेश तो 0 आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आवेश नहीं है, आवेश है, लेकिन उनके परिमाण समान होने के कारण और स्थितियां जो है उनकी जो अवस्था और उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होने के कारण ये कुल आवेश पे 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स हमारा 0 हो गया। अब फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने बोला अगर मेरा आवेश 0 है, टोटल आवेश 0 है, इसका मतलब क्या है, धनात्मक आवेश के परिमाण बराबर है ऋणात्मक आवेश के परिमाण के, ठीक है। परिमाण जो होता है ऋणात्मक आवेश का परिमाण बराबर है, इसलिए एक दूसरे को ये कर देंगे कैंसिल आउट। अब यदि, अब चूंकि हमारा फ्लक्स भी 0 हो गया, अब फ्लक्स 0 हो गया, इसको आप थ्योरेटिकली इसको समझना हो, प्रैक्टिकली समझना हो, तो आप क्या सोचोगे कि भैया जो हमारा बंद पृष्ठ होता है, फ्लक्स क्या होता है, बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो फ्लक्स ही होती है एक तरह से, ठीक है। तो अब जो हमारी बल रेखा यदि हमारे पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही है, उतनी ही यदि अंदर की ओर जा रही है, मतलब अंदर की ओर जाने वाली और बाहर की ओर निकलने वाली यदि बराबर हो जाए, तो हमारा जो, यानी आपको मैं ऐसे बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ मान लो, ये घना बोल दिया, कुछ भी बोल दो उसको आप, ठीक है, इस तरह से ये हमारा कोई बंद पृष्ठ हो गया, गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अब इस पृष्ठ के अंदर जाने वाली और बाहर निकलने वाली संख्या बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर संख्या है। इसका मतलब जो हमारा
अंदर जाने वाली और बाहर निकलने वाली। इसका मतलब हमारा जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि फाई परिवेशित करने वाली जो है बराबर हो जाएगा हमारा फ्लक्स निर्गत मतलब बाहर निकलने वाली। ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि परिवेशित करने वाली का फ्लक्स हमेशा माइनस लेते हैं, इसका हम परिवेशित करने का माइनस, इसका प्लस लेते हैं, ठीक है। तो टोटल ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो फ्लक्स 0 हो गया। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।